अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी न जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं। पुकारता चला हूँ मैं पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की। क्या हुआ तेरा वादा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। वो जब याद आए बहुत याद, वो जब याद आए बहुत याद आए। ये एवरग्रीन गाने हैं लेजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब के। मोहम्मद रफ़ी साहब आज लेजेंडरी ना होते अगर 1933 में लाहौर की नाई की दुकान में पंडित जीवन लाल की नज़र 9 साल के नाई फिक्को यानी मोहम्मद रफ़ी साहब पर ना पड़ती। 31 जुलाई 1980 को आज से ठीक 43 साल पहले किंग ऑफ मेलोडी मोहम्मद रफ़ी साहब दुनिया से रुखसत हुए। उनके चाहने वालों की तादाद ऐसी थी कि रफ़ी साहब के अंतिम संस्कार में 10,000 से ज़्यादा लोग पहुँचे। भारत सरकार ने इनके निधन पर 2 दिन का सार्वजनिक शोक अनाउंस किया था। आइए जानते हैं आज उनके सिंगर बनने के बारे में और उनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ बेहतरीन किस्से। तुमने मुझे देखा। मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंह अमृतसर में हुआ था। 6 भाई बहनों के परिवार में मोहम्मद रफ़ी साहब दूसरे सबसे बड़े भाई थे। इन्हें घर में सब प्यार से फिक्को बुलाया करते थे। रफ़ी साहब एक रूढ़िवादी परिवार का हिस्सा थे जहां नाच गाने पर पाबंदी थी, लेकिन रफ़ी साहब अलग थे। गांव की गलियों में गाना गाते हुए एक फ़कीर को देखकर रफ़ी साहब ऐसे प्रभावित हुए कि रोज़ाना उसे सुनने का इंतज़ार करते थे। उस फ़कीर की नकल उतारते हुए रफ़ी साहब खुद भी रियाज़ किया करते थे। 9 साल की उम्र में रफ़ी साहब का परिवार लाहौर शिफ्ट हो गया था। रफ़ी साहब को कभी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, तो उनके पिता ने उन्हें बड़े भाई के साथ ख़ानदानी नाई की दुकान में लगा दिया। 9 साल के रफ़ी नूर मोहल्ले के भाटी गेट की दुकान पर नाई बन चुके थे। 1933 की बात है जब पंडित जीवन लाल बाल कटवाने पहुँचे। रफ़ी यहाँ काम करते हुए अमृतसर स्टाइल में वारिस शाह का हीर गुनगुना रहे थे। इस आवाज़ में एक जादू था जिसने जीवन लाल को प्रभावित किया। जीवन लाल ने रफ़ी को ऑडिशन के लिए बुलाया, जिसे उन्होंने आसानी से पार कर लिया। जीवन लाल ने ही उन्हें पंजाबी संगीत की ट्रेनिंग दी और रफ़ी साहब गायकी में मशहूर होते चले गए। 1937 में रफ़ी साहब ने महज 13 साल की उम्र में ऑल इंडिया एग्जीबिशन लाहौर में पहली पब्लिक परफॉर्मेंस दी। ये मौका उन्हें संयोग से मिला था। दरअसल स्टेज पर बिजली ना होने पर उस ज़माने के पॉपुलर सिंगर कुंदन लाल सहगल ने स्टेज पर गाने से इनकार कर दिया। ऐसे में आयोजकों ने रफ़ी साहब को परफॉर्म करने के लिए कहा। गाना सुनने बैठे दर्शकों में KL सहगल भी थे, जिन्होंने कहा था ये लड़का एक दिन बड़ा गायक बनेगा। डायरेक्टर श्याम सुंदर की मदद से रफ़ी फिल्मों में आए। पहला गाना रहा गल बिलोच फिल्म का परदेसी सोनियो ओ हीरिए। लगातार गाने गाते हुए रफ़ी साहब खूब नाम कमा रहे थे। एक्टर और प्रोड्यूसर नज़ीर ने मोहम्मद रफ़ी को 100 रुपये और एक टिकट भेजकर बॉम्बे बुलाया। यहाँ उन्होंने फिल्म पहले आपका गाना हिंदुस्तान के हैं हम रिकॉर्ड किया। अपने पहले हिंदी गाने की रिकॉर्डिंग करते हुए रफ़ी साहब खून से लथपथ हो गए थे। संगीतकार नौशाद ने इस रिकॉर्डिंग का किस्सा सुनाते हुए बताया, देशभक्ति गाने में साउंड इफेक्ट देने के लिए सभी सिंगर और कोरस गाने वालों को मिलिट्री वालों के जूते पहनाए गए थे। जूतों की आवाज़ से ही साउंड क्रिएट कर रिकॉर्ड किया गया था। जब रिकॉर्डिंग पूरी हुई तो मोहम्मद रफ़ी के पैरों से खून बह रहा था, लेकिन उनके चेहरे में चमक थी। ये चमक थी अपना पहला हिंदी गाना रिकॉर्ड करने की। अनमोल गुड़िया, शहीद, दीदार, कोहिनूर जैसी फिल्मों में बेहतरीन गाने गाते हुए रफ़ी साहब स्टार बन गए। बेजू बावरा में प्लेबैक सिंगिंग करने के बाद रफ़ी साहब ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नौशाद, शंकर जयकिशन, SD बर्मन, OP नैयर, मदन मोहन जैसे संगीत निर्देशकों की पहली पसंद बन चुके रफ़ी साहब दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, शम्मी कपूर और राजेश खन्ना की आवाज़ बन गए। 60 के दशक में रफ़ी साहब की टक्कर का कोई सिंगर नहीं था। हालांकि 1970 तक किशोर कुमार के आने के बाद हिंदी सिनेमा के पास 2 दिग्गज सिंगर्स थे,